हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है जनरल फिक्शन वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनके अंदर मैं आपको समझाऊंगी 10 क्वेश्चंस एंड इनका आना आपके एग्ज़ाम में 80 to 90% पॉसिबल है। ठीक है, ये कोई भी रैंडम पिक क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी PYQ से लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ओवर द ईयर्स आपके एग्ज़ाम में बार बार आए हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने ध्यान से पूरा देखना है, और अगर आप इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देखते हैं तो 80 to 90% सिलेबस भी यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हर एक यूनिट, हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एक बार आप अपने चैप्टर्स की समरी ज़रूर पता कर लें। इंग्लिश के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको हर चैप्टर की समरी ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर कहीं से भी क्वेश्चन अगर घुमा के आ जाता है तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन एक्चुअल में पूछना क्या चाहता है। ठीक है, आंसर आप अपनी अकॉर्डिंग कभी कभी जो है कहीं पे भी मोड़ तोड़ के दे सकते हो आंसर को, लेकिन जब तक ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो देखो, जैसा आपको पता है कि वीडियो के दौरान मैं आप सबको एक गिव अवे ऑफ़र देती हूँ। ठीक है, गिव अवे ऑफ़र क्या कहता है कि वीडियो के दौरान कहीं पे भी मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस जो है, इनके अंदर मैं इन 10 क्वेश्चंस में से कोई भी 3 क्वेश्चंस छांट के आपसे पूछूंगी। पूरे के पूरे क्वेश्चंस नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, और जो भी स्टूडेंट इन 3 क्वेश्चंस का बिल्कुल सही सही जवाब कमेंट सेक्शन में देगा, उन सबको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिलने वाले हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्हें कुछ पे नहीं करना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस का जवाब जो भी बच्चा देगा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि ये जो फ्री नोट्स है ये 3 स्टूडेंट्स के लिए ही है, बस विनर्स सिर्फ 3 ही होंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही और जल्दी जल्दी जवाब देगा उसको ये नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, एंड विनर्स को अनाउंस किया जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। तो जिसको भी विनर्स के बारे में पता करना है वो यहाँ पर विजिट कर सकता है, आप सबको वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ आती है, अब जो स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं ले पाते हैं या फिर वो पहले 3 स्टूडेंट्स में नहीं आते, उनके लिए क्या है, आप सबके लिए एक स्टूडेंट फ्रेंडली ऑफ़र हमने रखा है कि जब भी आप किसी भी एक नोट्स को लेना चाहते हैं तो आप जो है 45 रुपीज़ पे करेंगे उस नोट्स के लिए। ठीक है, आई डोंट थिंक इससे अच्छा आपको प्राइस मिल सकता है। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा नोट्स खरीदेंगे तो आपको पर नोट्स 40 रुपीज़ पे करना है। ठीक है, और जब आप एक कॉम्बो ऑफ़र लेते हैं 6 से 7 नोट्स का, आपके 6 से 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अगर आप 6 लेंगे तो आप 5 का पे करेंगे। 5 का कितना रहेगा, 40 रुपीज़ पर नोट्स, और एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द हाउस मिलेगा। ठीक है, और जब आप 7 परचेज़ करेंगे तो 6 का आप पे करेंगे, 40 रुपीज़ पर नोट, एंड एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये कुछ ऑफर्स थे। अब बिना वेस्ट किए हुए हम अपना शुरू करते हैं। हाँ जी, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके। हाँ जी, राइट अ समरी ऑन द नॉवल शेरलॉक होम्स द साइन ऑफ द फोर बाय कैनन डॉयल। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द थीम ऑफ इंपीरियलिज्म इन द साइन ऑफ फोर। इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। ठीक है, द साइन ऑफ फोर इज़ अ डिटेक्टिव नॉवल। ये कौन सी नॉवल है, ये एक डिटेक्टिव नॉवल है। डिटेक्टिव आपको पता है ना, जो पुलिस डिटेक्टिव होते हैं, आर्मी डिटेक्टिव होते हैं, है ना। इट फीचर्स, ये एग्जाम्पल है, पुलिस डिटेक्टिव और आर्मी डिटेक्टिव का, वैसे प्राइवेट डिटेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, इट फीचर्स शेरलॉक होम्स, डॉक्टर वॉटसन एंड मेन एज द मेन कैरेक्टर्स। इसकी ये दोनों मेन कैरेक्टर्स हैं। द नॉवल कंबाइंस मिस्ट्री, एडवेंचर, क्राइम विद द बैकग्राउंड ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया। ब्रिटिशर्स का भारत में आने के बाद ये वो नॉवल बनाई गई है जिसके अंदर मिस्ट्री है। मिस्ट्री यानी कि मिस्ट्री रखा जाता है आखिर तक। वो होता है ना कि कई कई मूवीज़ में आप देखते हो कि आखिर तक आपको पता ही नहीं चलता कि असली अपराधी कौन है। CID वगैरह भी देखते होगी, तो उसे ना मिस्ट्री कहते हैं। एडवेंचर, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और क्राइम, आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा। अलॉन्ग विद द डिटेक्टिव स्टोरी, द नॉवल हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म, ग्रीड एंड कॉलोनियल इनजस्टिस। यहाँ पर इस नॉवल के थ्रू आपको क्या क्या पता लगेगा, इम्पैक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का क्या इम्पैक्ट था, ग्रीड, लोगों का ग्रीड को क्या कहेंगे,
ग्रीड वो होता है ना, ग्रीड होता है, यानी कि हिंदी में आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं, अगर याद आएगा तो मैं बताती हूँ, ठीक है। कॉलोनियल इनजस्टिस यानी कि जो हमारे लोगों के साथ बुरा स्वभाव किया जाता था, उनके साथ टैक्सेस बहुत ज़्यादा लिए जाते थे उनका, चाहे वो, आपको याद होगा कि हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि एक इंडिगो कल्टीवेशन हमारे लोगों से जो है बहुत ज़्यादा करवाया जाता था, जबकि इंडिगो की कल्टीवेशन से हमारी लैंड की फर्टिलिटी जाती थी, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स इंडियंस को फोर्स करते थे इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, जिससे अगर क्रॉप अच्छी उगे या ना उगे उनको टैक्स ज़रूर देना है, ठीक है। तो वो हमारी फार्मर्स के लिए, पहले हमारी फार्मर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, तो फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट था, ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी बिगिंस विद मैरी मोर्स्टन से ये जो स्टोरी शुरू होती है, ठीक है, और जो किसकी मदद लेती है, होम्स की मदद लेती है। शी रिसीव्स वैल्यूएबल पर्ल्स, उसे पर्ल्स मिलते हैं, वो वाइट होते हैं ना ज्वेलरी के, एंड वांट्स टू नो ट्रूथ अबाउट हर मिसिंग फादर। मैरी जो है वो अपने पिता के बारे में पता करना चाहती है, उनके साथ क्या हुआ था। द मिस्ट्री लीड्स टू द आगरा ट्रेजर, और वहाँ से फिर उसे आगरा का ट्रेजर पता लगता है, विच ओरिजिनली केम फ्रॉम कॉलोनियल इंडिया, यानी कि कॉलोनियल इंडिया जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स वगैरह नहीं आए थे उस टाइम पे, आप सबको पता होगा भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा धन था दैट हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो वहीं पर जो आगरा का ट्रेजर है, ये कब का ट्रेजर है, जो है अटैक से पहले, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया के अंदर आई थी, उससे पहले जो भी ट्रेजर था वो ये आगरा ट्रेजर था, पूरा नहीं बट अ पार्ट ऑफ इट। डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन एंड प्लॉट डेवलपमेंट, अब प्लॉट यहाँ पे कैसे आया, ठीक है। शार्लॉक होम्स इन्वेस्टिगेट द कॉज यूजिंग हिज लॉजिक एंड ऑब्जर्वेशन स्किल, वो अपने लॉजिक से पता करता है। ये जो स्किल है ये बहुत सारी पुलिस डिटेक्टिव्स, सीबीआई, इन सब के अंदर होती है, कि वो सिचुएशन की बेसिस पे उनकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, कुछ उनको क्राइम का करने का तरीका, कुछ प्रूफ वगैरह देखने के बाद वो एक सिचुएशन का आइडिया लगा लेते हैं कि क्या हुआ हो सकता है, ठीक है। इन केस द मेजर शोल्टो एंड हिज सन्स हु इलीगली केप्ट द ट्रेजर किसके पास था इलीगली, ट्रेजर इलीगली इसके पास था मेजर शोल्टो एंड हिज सन, इनके पास, मेजर शोल्टो और उनके बेटों के पास। जोनाथन स्मॉल, अ फॉर्मर ब्रिटिश सोल्जर, सीक्स रिवेंज फॉर बीइंग चीटेड आउट ऑफ हिज शेयर, वो रिवेंज किस चीज़ की लेता है, उससे उसका हिस्सा मार लिया गया, कि जितनी बात पर हुई थी कि उन्हें जो है परसेंटेज कुछ दिया जाएगा हिस्से का, वो उसे नहीं मिला, वो रिवेंज लेता है। द चेज ओवर द रिवर थेम्स एड्स एक्साइटमेंट एंड सस्पेंस टू द नॉवल, वो जब चेज करते हैं, वो उसको जब पकड़ते हैं, तो वो चीज़ क्या है, वो एक्साइटमेंट है देखने वालों के लिए, जो व्यूवर्स हैं उनके लिए तो एक्साइटमेंट ही है ना। जैसे आप मूवी देखते हो, मूवी के अंदर जब भी लड़ाई होती है, ठीक है, तो आप उसके लिए बहुत एक्साइटेड होते हो। जब भी जो है हीरो हीरोइन एक दूसरे से दूर होते हैं, फिर वो मिलते हैं, तो उस चीज़ की एक एक्साइटमेंट होती है। तो ये प्लॉट होता है, ठीक है। थीम ऑफ इम्पीरियलिज्म, द आर्ट ट्रेजर सिम्बलाइजेज द वेल्थ लूटेड फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जो आगरा ट्रेजर है वो किसका सिंबल है, वो है कि कैसे भारत से ब्रिटिशर्स ने सोने को चुरा लिया। ब्रिटिश ऑफिसर्स आर शोन एज ग्रीडी एंड मोरली करप्ट, वो करप्ट है, वो ग्रीडी है, वो बहुत ही ज़्यादा खुद के बारे में ही सोचते हैं, उन्हें खुद ही सब कुछ चाहिए, ठीक है। जोनाथन स्मॉल सफरिंग शोज द इनजस्टिस फेस्ड बाय द इंडिविजुअल्स अंडर इंपीरियल रूल। जोनाथन की जो सफरिंग है वो क्या इंडिकेट करती है, वो भारत में रहने वाले लोगों ने इंपीरियल रूल यानी कि ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर क्या क्या जुल्म सहन किए हैं। टोंगा, a native Andaman island, reflects racial prejudice and colonial stereotypes, ठीक है। क्या अंडमान एंड निकोबार उस टाइम में क्या रिप्रेजेंट करता था, वो रिप्रेजेंट करता था प्रिजुडिस को, कि रेस के बेसिस पे, ब्लैक, वाइट एंड कास्ट के बेसिस पे लोगों को जज करते थे। एंड कॉलोनियल स्टीरियोटाइप, कि इन पे तो ब्रिटिशर्स रूल करते हैं, दीज पीपल आर वीक, दीज पीपल, मतलब उनके बारे में कुछ बोलना। द नॉवल एक्सपोजेज हाउ इम्पीरियलिज्म लीड्स टू वायलेंस, कैसे इम्पीरियलिज्म, कैसे लोगों पर ज़बरदस्ती
उनके ऊपर राज करना, उससे जो है वायलेंस आया। क्यों आया वायलेंस? क्योंकि उन्होंने एक्सप्लॉइट किया इंडियंस को, एंड इनइक्वालिटी से उनको ट्रीट किया। सोशल एंड मोरल एस्पेक्ट क्या थी? इंपीरियलिज्म इज लिंक्ड विद क्राइम एंड बेट्रियल इन द नॉवल। इंपीरियलिज्म का यहाँ पर मतलब है कि क्राइम एक तो उनके साथ किया था एंड बेट्रियल माने धोखा देना, ठीक है। द कोलोनाइजर्स बेनिफिट फ्रॉम पावर, उन्हें पावर मिल रही है, वाइल कोलोनाइज्ड पीपल आर मिस रिप्रेजेंटेड और साइलेंस्ड। और जो लोग थे कोलोनाइज्ड पीपल, देखो कोलोनाइजर्स तो वो जो किसी भी एक पार्ट पर रूल कर रहे होते हैं, और कोलोनाइज्ड का मतलब है जिनके ऊपर रूल हो रहा है, वो लोग यानी कि जनता, ठीक है। तो कैसे उनको मिस रिप्रेजेंट किया जाता था और कैसे उनको चुप रखा जाता था, ठीक है, कि अगर वो आवाज़ उठाने की भी कोशिश करें तो उन्हें इनसिग्निफिकेंट बता दिया जाता था कि दीज पीपल आर नॉट स्टेबल, और ऐसा कुछ बोल देते थे ताकि लोग उनकी बातों पर ध्यान ना दें, ठीक है। Conan Doyle subtly criticizes the dark consequences of empire building. Empire building का क्या मतलब है? ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया के अंदर अपना एम्पायर बिल्ड किया था, ठीक है, जो ग्रीड के ऊपर और जो लोगों को उन्होंने टॉर्चर करके जो अपना एम्पायर खड़ा किया था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो ये नोवेल जो है क्रिटिसाइज़ करती है और बताती है, ठीक है। हाँ जी, कंक्लूजन क्या कहता है? The Sign of the Four is both a detective novel and a social commentary on imperialism. It is representing engaging mystery while exposing the evils of colonial injustice in greed. ठीक है, the novel shows imperialism damages more values human relationship. Therefore, this answer effectively covers both the summary of the novel and the theme of imperialism, making it suitable for DU Soul examination. Answer: ये लाइन unnecessary है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको आपने नहीं लिखना है, ये जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसका DU Soul में लाने का क्या रीज़न था, ये बताया गया है, जो आके आपको आंसर में नहीं लिखना है। Write a note on Kazuo Ishiguro's novel Never Let Me Go. Okay. Write a short note on the significance of the gallery in the novel Never Let Me Go. ठीक है, Never Let Me Go is a novel by Kazuo Ishiguro, published in 2005. The novel is a blend of science fiction, dystopia, emotional realism. It explores themes of memory, identity, humanity and ethics. One of the most important symbolic elements is the novel is the gallery, which played a crucial role in revealing inner lives of कैरेक्टर्स। ये जो नॉवल है ये लोगों की अंदर की ज़िंदगी के बारे में दर्शाती है कि बाहर तो रूल चल रहा था, लेकिन लोगों के अंदर क्या चल रहा था, लोगों के घरों के अंदर, लोगों के मन के अंदर उनकी इमोशंस क्या थी, वो जो उनसे उनके एथिक्स कैसे चेंज हुए, उनकी कैसी मेमोरी बनी, ये सब, ये जो नॉवल है ये एक इमोशनल पर्सपेक्टिव को लेकर है, ठीक है। लेकिन वो जो द फोर वाली कौन सी नॉवल जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, द साइन ऑफ द फोर, ये एक डिटेक्टिव नॉवल थी, ये बाहर के इंपीरियलिज्म को दर्शाती थी। उसके अलावा जो अभी नेवर लेट मी गो नॉवल है, ये जो है इमोशंस को लेकर है। ओवरव्यू ऑफ द नॉवल, द स्टोरी ऑफ इज़ नरेटेड बाय केथी एच, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ हलीशाम, अ स्पेशल बोर्डिंग स्कूल। उस टाइम पे हलीशाम जो है वो एक बहुत ही स्पेशल बोर्डिंग स्कूल होता था। बोर्डिंग स्कूल का मतलब है कि भाई आप घर छोड़ के जो है हॉस्टल में रहते हो और वहीं से अपना पढ़ाई पूरा करते हो। Kathy, along with her friends Tommy Ruth, gradually discovers that they are clones created to donate their organs. कैथी ने अपने दोस्त टॉमी और रूथ के साथ क्या पता किया कि उन्हें जो है क्लोन किया जा रहा है, यानी कि उनका शरीर, देखो क्लोन के ना एक मतलब होता है कि आप एक पर्सन हो, ठीक है, आप किसी और पर्सन के लिए आपकी बॉडी टाइप सेम है, आपकी एज सेम है और लगभग आपकी इनर वर्किंग्स ऑफ योर बॉडी, जैसे आपके ऑर्गन्स हो गए, ये सब लगभग सेम है, ठीक है। तो इस क्लोनिंग का क्या मतलब होता है कि आप जो है आपको ज़िंदा रखा जा रहा है, आपको पाला जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपको मान लेते किसी अमीर इंसान ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक
ठीक है, फॉर एग्जांपल, एंड उस पर्सन के बच्चे को लिवर इश्यूज़ है या फिर हार्ट इश्यूज़ है, तो वो क्या करेगा, आपको अडॉप्ट करके आपको बहुत अच्छे से वो रखेगा, अच्छा खाना खिलाएगा पिलाएगा, आपको अच्छे से रखेगा, आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। और जैसे ही इसके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको क्लोन इसलिए किया जा रहा है ताकि आप जो है रेडी रहे, और जब भी इसको इनकी ज़रूरत पड़े ये सीधे आपसे ले लें। वो क्लोनिंग का यहाँ पे मतलब होता है, ठीक है। क्लोनिंग के और भी मतलब है, बट इस नॉवल की रिस्पेक्ट में इसका यही मतलब है। देयर लाइफ्स आर कंट्रोल्ड बाय सिस्टम दैट डिनाइज देम फ्रीडम एंड नॉर्मल फ्यूचर। वो एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, एक ऐसे सिस्टम के अंदर जी रहे हैं जहाँ पर उनको नॉर्मल ज़िंदगी और आज़ादी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो वो भी किसी कैदी से कम नहीं है। द नॉवल फोकसेस ऑन देयर रिलेशनशिप, इमोशन, मेमोरीज रादर देन रिबेलियन। ये जो नॉवल है ये इमोशंस पे बेसिस है, इमोशन पे बेस करती है रादर देन रिबेलियन। ये रिबेलियन नहीं दिखाती है द फेट ऑफ द फोर की तरह। द गैलरी एंड इट्स रोल। द गैलरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क्स क्रिएटेड बाई स्टूडेंट एट हलीशाम। हलीशाम के स्टूडेंट्स ने जो आर्ट वर्क जो अपनी कला दिखाई है वो इस गैलरी के अंदर है। मैडम बी रेगुलरली विजिट्स द स्कूल टू कलेक्ट द बेस्ट आर्ट वर्क्स फॉर हर गैलरी। ये जो कोई एक मैडम है ये क्या करती है, स्कूल को रेगुलरली विजिट करती है, किस लिए, ताकि वो अच्छे अच्छे आर्ट पीसीस को अपनी गैलरी में लगा सके, ठीक है। The students believe that their artwork reveals their inner सेल्स एंड सोल। स्टूडेंट्स का क्या मानना है कि ये आर्टवर्क है, इसकी मदद से वो क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उनकी अंदर की भावनाएं क्या है और उनकी सोल यानी कि वो अंदर से किस तरह के इंसान है, उनकी अंदर की क्या क्या फीलिंग्स है। द गैलरी बिकम्स अ सोर्स ऑफ होप, वैलिडेशन, मेकिंग स्टूडेंट्स फील स्पेशल एंड वैल्यूड। गैलरी का यहाँ पे मतलब है कि स्टूडेंट्स की सबसे अच्छे आर्टवर्क्स वहाँ पे जाते हैं, तो स्टूडेंट्स को वहाँ से वैलिडेशन मिलता है। वैलिडेशन का मतलब है अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसके बदले में आपको रिजल्ट आ रहा है। जैसे मान लो कि आपने जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है एक इंडिपेंडेंट लाइफ अपने लिए की कि आप इंडिपेंडेंट हो गए लाइफ में। वैलिडेशन आपको कैसे मिलेगा, आपकी फैमिली आपके लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा प्यार करती है, आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग गई है पहले के कंपैरिजन में, तो वहाँ से आपको ना वैलिडेशन मिलता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे ही वो उनकी जो पेंटिंग्स हैं, जैसे ही वो मैडम उनको गैलरी के अंदर लगाती है, उनको एक अकम्पलिशमेंट का फीलिंग आता है कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया है, जहाँ से उनको स्पेशल फील होता है और वैल्यूड फील होता है, ठीक है। सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द गैलरी। अब गैलरी की सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो है ये सोसाइटी का अटेम्प्ट दिखाती है टू क्लोन्स दैट क्लोन आर ह्यूमन बींग्स विद इमोशन एंड क्रिएटिविटी। ये गैलरी जो है दिखाती है कि जो क्लोन्स हैं जिसको तैयार किया जा रहा है वो इंसान है और उनकी भी कुछ फीलिंग्स हैं, उनकी भी क्रिएटिविटी है। इट सपोर्ट्स मिस एमिलीज क्लेम दैट क्लोन्स possess souls and deserve human treatment। मिस एमिली क्या कहती है कि क्लोन्स जो है वो आत्माएं होती हैं, वो भी इंसान है और उन्हें भी जो है बाकी इंसानों की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। एट द सेम टाइम द गैलरी एक्सपोजेज द हिपोक्रेसी ऑफ द सिस्टम। और उसी तरह से एक तरफ तो वो दिखाती है कि ये भी इंसान है, इनको इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए, और दूसरी तरफ वो हिपोक्रेसी दिखाती है। हिपोक्रेसी का क्या मतलब है, मान लो कि आप कह रहे हो, आप जो है सुबह ही किसी पर्सन के सामने कहते हो कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर आप 2 मिनट बाद ही किसी बात को लेकर झूठ बोल देते हो, तो आप क्या है, वो एक हिपोक्रेट हो गए कि जो बात आप खुद कह रहे हो उसी का आप नहीं मान रहे हो, ठीक है। एज आर्टिस्टिक एप्रिशिएट डज नॉट सेव द क्लोन्स फ्रॉम देयर फेट। ये हिपोक्रेसी भी दिखाती है कि चाहे आप उसको कितना भी ही इंसानों की तरह ट्रीट कर लो, अल्टीमेटली तो है वो क्लोन्स ही, अल्टीमेटली आप उनका फ़ायदा ही उठाने वाले हो, ठीक है। तो द फॉल्स होप एसोसिएटेड विद द गैलरी की मदद से जो झूठा उन बच्चों को एक सहारा दिया जाता है, क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ चॉइस एंड फ्रीडम। ये उनको ना एक बस एक वो होता है ना कि उनको बस एक आइडिया दे रहे हैं कि अगर तुम फ्री होते तो तुम क्या क्या कर सकते। तो ये गैलरी उनको एक होप देती है कि अगर हम लोग फ्री होते, उनको जो है एक फ्रीडम और चॉइस का जो है ऑप्शन देती है गैलरी, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है। इमोशनल एंड मोरल डायमेंशंस। इमोशनल और मोरल डायमेंशंस क्या है, द गैलरी डीपली अफेक्ट्स कैरेक्टर्स लाइक टॉमी हु फियर्स हिज लैक ऑफ क्रिएटिविटी। ये जो गैलरी है ये टॉम जैसे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ये उसकी लैक ऑफ क्रिएटिविटी को जो है
उसकी कम कर देती है। इट शेप्स रिलेशनशिप्स एंड सेल्फ वर्थ अमंग स्टूडेंट्स। कि होता है ना कि मैडमें कभी कभी जो है जिन स्टूडेंट्स की आर्ट इतनी अच्छी भी नहीं होती फिर भी उन्हें ले जाती है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, वहाँ से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और खुद के अंदर विश्वास बढ़ता है। द नोवेल रेजेस एथिकल क्वेश्चंस एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट वर्सेस मोरालिटी। ये जो नोवेल है ये एथिकल क्वेश्चंस जो है वो पूछती है कि साइंस के एडवांसमेंट के लिए कि तुम क्या ही एडवांसमेंट कर रहे हो जब तुम्हें ह्यूमन को क्लोन्स बनाना पड़ रहा है तो, और मोरल वर्सेस मोरालिटी। मोरालिटी यानी कि आपका कॉन्शियंस कहाँ जा रहा है, आप ऐसा लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हो तब। ठीक है, कंक्लूजन आई होप आप कर लेंगे। राइट द समरी ऑफ द हाउस ऑफ फियर बाय आइबन ए साफी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इमरान्स sense of humor or forgetfulness in the fear of the house. The House of Fear is popular डिटेक्टिव नॉवल है ये, ठीक है, written by Ayban A. Safi, in a well-known Urdu writer. The novel features the famous characters Ali Imran, who appears careless, foolish, but is actually very highly intelligent. हाँ जी, तो ये जो नॉवल है ये अली इमरान के जैसे राइटर्स को दिखाते हैं जो बाहर से तो बेवकूफ़ दिखते हैं। होता है ना कि आपकी क्लास में कुछ बैक बेंचर्स बुद्धुओं की तरह पड़े रहते हैं, सारे दिन मस्ती करते रहते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वो टॉपर है। तो ये बिल्कुल वैसे ही अली इमरान जो वो दिखाते तो है, उनका बिहेवियर तो फुलिश है लेकिन वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। द स्टोरी कंबाइंस मिस्ट्री, सस्पिशन, ह्यूमर एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन। इस स्टोरी के अंदर मिस्ट्री है, सस्पेंस रखा जाएगा, आखिरी तक आपको नहीं पता चलेगा, बिल्कुल लास्ट तक, जब तक जो है स्टोरी बहुत ही एंड के करीब ना पहुंच जाए कि भाई असली में क्राइम करने वाला है कौन। कोई भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। और ह्यूमर जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी वाली है ये नॉवल, अलॉन्ग विद एन इंगेजिंग प्लॉट। इंगेजिंग प्लॉट का क्या मतलब है कि रीडर को एंगेज किया जाता है, रीडर के साथ एक कनेक्शन बनाया जाता है। द नॉवल हाईलाइट्स इमरान्स यूनिक सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी यूनिक सेंस ऑफ हंसाने का तरीका, एंड डेलिब्रेट फॉरगेटफुलनेस कि वो जानबूझ के भूलते हैं, विच आर सेंट्रल नैरेटिव। ठीक है। समरी ऑफ द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ मिस्टीरियस फ्राइटनिंग हाउस। ये एक मिस्टीरियस और डरावने घर के ऊपर ये एक स्टोरी है एज द हाउस ऑफ फियर। ठीक है, हाँ जी। सेवरल स्ट्रेंज क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आर कनेक्टेड विद दिस हाउस। इस घर के अंदर जो है वो बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होते हुए देखी गई है। ठीक है। अली इमरान बिकम्स इन्वॉल्व इन द केस एंड इन्वेस्टिगेट्स द हिडन सीक्रेट्स बिहाइंड इट। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अली इमरान जो है वो या तो एक पुलिस ऑफिसर है या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज के अंदर है, वो केस के अंदर इन्वॉल्व होता है और इन्वेस्टिगेट करता है द हिडन सीक्रेट्स बिहाइंड इट, कि क्या कारण है इसका होने का। थ्रू क्लेवर प्लानिंग एंड शार्प इंटेलिजेंस जो है, जैसे हमने पहले देखा है कि इमरान बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो एक्सपोज करता है क्रिमिनल ऑपरेटिंग फ्रॉम द हाउस कि कैसे घर पे बैठे बैठे वो क्रिमिनल जो है वो ऑपरेट कर रहा है। द नोवेल एंड्स विद द ट्रम्फ ऑफ जस्टिस ओवर क्राइम, कि कैसे जस्टिस जीत गया, कैसे जो है जस्टिस जीत गया क्राइम के ऊपर, रिवीलिंग दैट फियर वॉज जस्ट अ टूल टू हाइड इलीगल एक्टिविटीज़। कि ये जो फियर है, ये जो भूतिया स्टोरीज़ है, ये बनाई गई थी ताकि कोई भी इनकी इलीगल एक्टिविटीज़ तक ना पहुंच पाए। ठीक है, हाँ जी। इमरान्स सेंस ऑफ ह्यूमर। इमरान इज़ नोन फॉर हिज विटी रिमार्क्स, jokes and playful behavior. His humor often confuses enemies and irritates his companions. ये जो इसका ह्यूमर है ये एनिमीज़ को तो कंफ्यूज करता था और उसके कंपेनियंस जो उसके साथ रहते थे उनको इरिटेट करता था कि क्या ये बात बात पे मजाक करता रहता है। By acting foolish and humorous, इमरान मिसलीड्स क्रिमिनल्स, मेकिंग देम अंडर एस्टिमेटेड। क्योंकि वो बेवकूफ़ों की तरह बिहेव करता है तो क्रिमिनल्स उसे जो है अंडर ग्रांटेड ले लेते हैं, उसको नहीं इतना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, उसकी क्षमता नहीं जान पाते, जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसके फ़ायदे में रहता है। द ह्यूमर एड्स कॉमिक रिलीफ एंड अदरवाइज टेंस डिटेक्टिव स्टोरी। ह्यूमर से इस टेंस डिटेक्टिव स्टोरी के अंदर जो है एक बहुत ही बड़ा एक चेंज आता है। ठीक है। इमरान्स फॉरगेटफुलनेस, इमरान का भूलने का एक जो यहाँ पे प्लॉट है। इमरान फ्रीक्वेंटली
प्रिटेंड्स टू बी एब्सेंट माइंडेड एंड फॉरगेटफुल। इमरान यहाँ पे प्रिटेंड करता है, वो जानबूझ के दिखाता है कि मैं चीज़ों पे ना तो ध्यान देता हूँ, कि वो एब्सेंट माइंडेड है, प्रेजेंट में उसका ध्यान नहीं, और फॉरगेटफुल है कि भूल जाता है चीज़ों को। इस फॉरगेटफुलनेस इज़ नॉट रियल, ये सच नहीं है, बट अ स्ट्रेटेजिक डिस्गाइज। ये वो जानबूझ के लोगों को दिखाता है कि मैं भूल जाता हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इट अलाउज हिम टू हाइड हिज ट्रू इंटेलिजेंस। वो लोगों से अपनी इंटेलिजेंस को छुपा के रखता है। एंड ऑब्जर्व पीपल विदाउट सस्पिशन। अगर आपको पता है कि आपके सामने वाला पर्सन इंटेलिजेंट है, तो आप बहुत ही ज़्यादा उसके सामने कॉशियस रहोगे, राइट। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि ये तो बेवकूफ़ है, इसे तो कुछ भी कह लो, इसे कुछ पता ही नहीं चलता, फिर आप जो है अपना ट्रू सेल्फ, आप जो है उसके सामने लेस गार्डेड हो जाओगे, और जहाँ पे भी आप लेस गार्डेड हो जाते हो वहाँ पर फिर आप पकड़े जाते हो, ठीक है। मैनी कैरेक्टर्स मिस्टेक हिज फॉरगेटफुलनेस फॉर इनकॉम्पिटेंस। बहुत सारी कैरेक्टर्स इनकॉम्पिटेंस का क्या मतलब होता है कि भाई अगर कोई पर्सन पुलिस के अंदर है और उसको इनकॉम्पिटेंस बताया गया है, तो मतलब वो जॉब के लायक नहीं है, जॉब उसको मिल गई है वो शायद उसके लायक नहीं है, उसे इनकॉम्पिटेंस कहते हैं, ठीक है। विच हेल्प्स हिम सक्सीड इन सॉल्विंग द केस। वो उसकी बेवकूफ़ वाला जो बिहेवियर है वही उसको केस सॉल्व करने में मदद करता है। रोल ऑफ ह्यूमर एंड फॉरगेटफुलनेस इन द नॉवल। बोथ ह्यूमर एंड फॉरगेटफुलनेस आर टूल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर इमरान। दे क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द आउटर पर्सनैलिटी एंड इनर ब्रिलियंस। आउटर पर्सनैलिटी और इनर ब्रिलियंस को लेकर ये एक कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। दीज ट्रेट्स मेक इमरान यूनिक एंड मेमोरेबल डिटेक्टिव कैरेक्टर। और ये जो इसके कुछ ट्रेट्स हैं वो इमरान को बहुत ही कम भूलने वाला राइटर बताते हैं, ठीक है। हाँ जी, चौथा क्वेश्चन पूछता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फीमेल कैरेक्टर इन द नॉवल क्रिम्सन सिटी बाय मधुलिका लिडल। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ फरीद खान्स दिल्लीज कोतवाल इन द क्रिम्सन सिटी। क्रिम्सन सिटी is a historical crime novel written by Madhulika Liddell. The novel is set in the 14th century in Delhi during the reign of Muhammad bin Tughlaq. It blends history, mystery, crime and investigation. The novel presents strong female characters को ये highlight करती है. Highlight the authority of Farid Khan, the Kotwal of India, both of whom the Kotwal of Delhi, both of whom play a significant role in revealing social and political structure of medieval Delhi. ठीक है, मेन बॉडी क्या रहेगी, सिग्निफिकेंस ऑफ फीमेल कैरेक्टर। द फीमेल कैरेक्टर्स इन द क्रिम्सन सिटी रिप्रेजेंट अ हिडन वॉइस ऑफ मेडिवियल सोसाइटी। ये जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये मेडिवियल सोसाइटी की एक हिडन वॉइस कर रहे हैं कि वो कैसे चुपचाप रहकर अपनी ज़रूरतों को दर्शाती थी। दे रिप्रेजेंट द सोशल व्हाट इज दिस They reflect the social restriction and vulnerabilities faced by women in patriarchal setup. Patriarchy का मतलब होता है male dominated society. तो वो दिखाती थी कि कैसे उनको सोशली रिस्ट्रिक्ट किया जाता था। सोशल का मतलब है कि एक जो कम्युनिटी है लोगों की आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, अ ग्रुप ऑफ पीपल व्हेन एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम अ कम्युनिटी इज कॉल्ड जो है सोशल रिस्ट्रिक्शंस। वल्नरेबिलिटीज फेस्ड इन वुमेन ड्यूरिंग द पेट्रियार्कल सेटअप। डिस्पाइट लिमिटेशंस होने के बावजूद वुमेन इन द नोवेल डिस्प्ले इमोशनल स्ट्रेंथ, रेजिलियंस एंड मोरल करेज। देयर एक्सपीरियंस हेल्प अनकवर क्राइम। वो क्राइम को जो है इन्वेस्टिगेट करने में मदद करती है। इनजस्टिस एंड ह्यूमन सफरिंग इन द सिटी। वुमेन एज अ सिंबल ऑफ सोशल रियलिटी। वुमेन कैरेक्टर एक्ट्स एज विक्टिम एज वेल एज विटनेस टू द वायलेंस एंड करप्शन इन द टाइम। यानी कि वुमेन के साथ ही तो गलत हो रहा है, वही तो विक्टिम्स है और वही विटनेसेस है, ठीक है। तो वो देख भी रही है और वो सहन भी कर रही है वायलेंस और करप्शन को। देयर लाइफ्स एक्सपोजेस द ब्रुटैलिटी ऑफ पावर, जेंडर इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉइटेशन। यानी कि उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है कि कैसे उनके ऊपर पावर दिखाई गई है, जेंडर के बेसिस पे उनके साथ इनइक्वालिटी की गई है, एक्सप्लॉइट कैसे उनको किया गया है। थ्रू देम द ऑफर प्रेजेंट्स अ रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ मेडिवियल दिल्ली often ignored in traditional historical narratives. Role of Farid Khan, the Kotwal of Delhi. Farid Khan is the chief
लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर है ये फरीद खान, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग ऑर्डर इन दिल्ली। मेंटेनिंग ऑर्डर का मतलब है कि दिल्ली को काबू में रखना, ठीक है। ही इज़ इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन्ड, committed to justice and investigation. Farid Khan leads to the inquiry into the murders, crimes affecting the city. He acts as the link between the authority, common people understanding both power and suffering. ठीक है। कनेक्शन बिटवीन फीमेल कैरेक्टर्स एंड फरीद खान, उनके बीच में क्या है? फरीद खान लिसन्स एंड एक्नॉलेजेस द वॉइसेस ऑफ वुमेन विच एड हिज इन्वेस्टिगेशन। जो भी वुमेन फरीद खान की इन्वेस्टिगेशन में आती थी, जो पूछताछ जो फरीद खान कर रहे थे उसके अंदर आती थी, वो सभी जो है अपनी अपनी चीज़ें जो है तकलीफ़ें उनको बताती थी। हिज इंटरेक्शन विद फीमेल कैरेक्टर्स रिफ्लेक्ट्स हिज सेंस ऑफ फेयरनेस एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस टाइम पे जब वुमेन को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी, तब वो फीमेल की बात को किस तरीके से सुन रहे थे, उनकी तकलीफ़ें समझ रहे थे, वो उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है। टुगेदर दे हेल्प रिवील द क्रूअल रियलिटीज़ ऑफ क्रिम्सन सिटी। और उन सब ने मिलके जो है क्रूअल सिटी क्रिम्सन सिटी के अंदर क्या क्या उनके साथ बुरा होता था वो सब रिवील किया। यस, सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज़, ये हमारा पूरा हो गया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कैरेक्टर जोनाथन स्मॉल। ठीक है, राइट ब्रीफ नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ मिस मैरी मोर्टसन इन द साइन ऑफ द फोर। ठीक है, द साइन ऑफ द फोर इज़ अ डिटेक्टिव नॉवल, ये सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी। जोनाथन स्मॉल इज़ वन लेग्ड फॉर्मर ब्रिटिशर सोल्जर हु सर्व्ड इन इंडिया। जोनाथन स्मॉल जो है वो एक टांग का सोल्जर है जिसने ब्रिटिशर सोल्जर बन के इंडिया के अंदर सर्व किया था। ही इज़ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द साइन ऑफ द फोर। साइन ऑफ द फोर के अंदर 4 लोग हैं, जिनमें से एक जो है वो जोनाथन स्मॉल है। अ सीक्रेट पैक्ट रिलेटेड टू द आगरा ट्रेजर, और ये जो है वो आगरा ट्रेजर वाले लोगों में से है। स्मॉल इज़ इंटेलिजेंट, डिटरमाइंड एंड ड्रिवन बाय अ सेंस ऑफ रिवेंज एंड इनजस्टिस। वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, डिटरमाइंड है और ड्रिवन है, क्योंकि उनको बदला लेना है उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ था, कि जो भी ट्रेजर मिला था उसके अंदर उन्हें कोई हिस्सा नहीं दिया गया था। ठीक है, ही वॉज डिनाइड हिज राइटफुल शेयर टू द ट्रेजर बाय मेजर शोल्टो। किसने इस उनका हिस्सा देने से मना किया था? मेजर शोल्टो ने। ठीक है, विच टर्न्स हिम टू अ क्रिमिनल, जो कि उनको क्रिमिनल के बेसिस पे जो है चार्ज करवा देता है। दो ही कमिट्स क्राइम्स, वो क्योंकि क्राइम करते थे, ही इज़ पोर्ट्रेड विद ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी एज एक्शंस अराइज फ्रॉम बेट्रियल एंड सफरिंग अंडर इम्पीरियल कंडीशन। वो जो क्राइम, वो वैसे भी क्राइम करते थे, ठीक है, तो उनको जो है पोर्ट्रेट किया गया है एक ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी से, क्योंकि ना तो वो अच्छे बन पा रहे हैं ना वो बुरे बन पा रहे हैं। एंड हिज एक्शंस अराइज फ्रॉम बेट्रियल, उन्होंने ये जो उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं बदला लूँगा, ये क्यों आया? क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ था। ठीक है, हाँ जी। कैरेक्टर ऑफ मिस मैरी मॉर्टसन, देखो, मिस मैरी मॉर्टसन इज़ अ यंग जेंटल वर्चुअस वुमन। ये एक वुमन है। शी अप्रोचेज शेरलॉक होम्स सीकिंग हेल्प रिगार्डिंग हर फादर डिसअपीयरेंस। ये अब शेरलॉक होम्स के पास जाती है और कहती है कि मेरे पिता गायब हो गए हैं। मैरी रिप्रेजेंट्स इनोसेंस मोरालिटी, कि वो मासूम है। मोरालिटी यानी कि कॉन्शियंस पर, अपने दिल पर विश्वास करती है। कौन, देखो, मोरालिटी का मतलब होता है कि जो चीज़ आप मोरली करेक्ट मानते हो। जैसे हमें यहाँ पे क्या अपने इंडिया के अंदर माना जाता है कि गऊ, जो गाय है, उसको हमें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी मोरल एक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, शी रिफ्यूज़ टू बी ग्रीडी एंड विलिंग टू शेयर द ट्रेजर विद अदर्स। वो ग्रीडी नहीं होती है और वो बाकी से अपना एक ट्रेजर शेयर करती है। हर कैरेक्टर कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद द ग्रीड एंड करप्शन शोन बाय द कैरेक्टर्स। वो जो उसका कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है कॉन्ट्रास्ट में है, यानी कि अलग है। बाकी सब तो ग्रीड और करप्शन दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो है वो इनोसेंस रिप्रेजेंट कर रही है।
ठीक है. Contrast between the two characters. Jonathan Small symbolizes the dark consequences of greed betrayal. Jonathan Small क्या दिखाता है, वो एक टांग वाला इंसान दिखाता है कि कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम क्या होता है ग्रीड का, बेट्रेयल का और इंपीरियल इनजस्टिस का. जबकि मिस मैरी मोटसन क्या रिप्रेजेंट करती है, ऑनेस्टी, काइंडनेस, इनोसेंस, मॉरल स्ट्रेंथ. ठीक है. टुनाइट together they help highlight the ethical conflict at the heart of the novel. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है what do you understand by the term genre fiction? Comment on the features of genre fiction. What are the characteristics distinguishing detective fiction as a genre within the broader category of genre fiction? ठीक है. मेन बॉडी से शुरुआत करेंगे. जनरल फिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? स्टोरीज रिटन अकॉर्डिंग टू सर्टेन कन्वेंशंस दैट क्लासीफाई देम इनटू रिकॉग्नाइजेबल कैटेगरीज. रियल लाइफ सिचुएशंस पर कुछ सर्टेन कन्वेंशंस पर स्टोरी बनाकर लिखना और उसे जो है क्लासीफाई करना जनरल फिक्शन कहलाता है. पर्पस क्या रहता है? एंटरटेन करना और जो है रीडर्स को सेटिस्फाई करना. फोकसेस इट एम्फसाइजेस प्लॉट, एडवेंचर एंड कॉन्फ्लिक्ट रादर देन एक्सपेरिमेंटल लैंग्वेज और डीप फिलोसफिकल आइडियाज़. ये कोई नॉवल जो है वो फिलोसफिकल वगैरह के लिए नहीं है. ये प्लॉट है, एडवेंचर है, मिस्ट्री है, ये सबको रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. फीचर्स ऑफ जनरल फिक्शन. अब इनके फीचर्स क्या होते हैं? कन्वेंशन एंड ट्रूप्स. ठीक है. रिकरिंग एलिमेंट्स सच एज हीरोज, विलन्स, मिस्ट्री, लव इंटरेस्ट. प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर इनका होता है. ठीक है. एक होता है ना कि कुछ मूवीज़ का एक ही एंड होता है कि एक हीरो है, एक हीरोइन है, फादर जो है वो हीरोइन की शादी किसी और से करना चाहता है, ये विलन है और ये इसको मार देता है और इन दोनों की शादी हो जाती है. ये एक नॉर्मल है कि ज़्यादातर स्टोरीज़ की कहानी यही होती है. ठीक है. हाँ जी. एविल इज़ पनिश्ड, हीरो सक्सीड, प्रॉब्लम सॉल्व्ड. एक्सेसिबिलिटी. सिंपल लैंग्वेज, क्लियर नैरेटिव मेक्स इट ईजी टू रीड एंड वाइडली अपीलिंग. अब ये जो बोरिंग सी चीज़ है ये बहुत सारे लोगों के लिए अपीलिंग है, इन्हें यही पसंद है, इनको बार बार यही चीज़ देखनी है, उनको कुछ नया नहीं देखना है. इमोशनल एंगेजमेंट उनको चाहिए कि एक्साइटमेंट, सस्पेंस, एम्पैथी जो है करे. ठीक है. मार्केट ओरिएंटेशन ऑफन क्रिएटेड विद पॉपुलर ऑडियंस प्रेफरेंसेस इन माइंड. ठीक है. अगर मैं आपको इंडियन एग्जाम्पल पे दूँ तो अगर कोई रोमांटिक मूवी है तो हमारे लिए रोमांटिक किंग को चुना जाएगा. अगर कोई थ्रिलर के लिए मूवी है तो थ्रिलर एक्टर को चुना जाएगा. ठीक है. तो ये कुछ मार्केट ओरिएंटेशन के बेसिस पे है, उन्हीं को लिया जाएगा. इनका पता है कि ये कुछ नया नहीं करेंगे. ठीक है. डिटेक्टिव फिक्शन एज अ सब जेनर. ये जो है इन्वेस्टिगेशन और क्राइम सॉल्विंग से पता लगता है. हाँ जी. अब इसके की फीचर्स हम देखेंगे. सेंट्रल डिटेक्टिव, अ ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटर इनका हमेशा ब्रिलियंट होता है. क्राइम और मिस्ट्री यूजुअली इन्वॉल्व्स मर्डर, थेफ्ट और कॉन्स्पिरेसी. ठीक है. वेट अ सेकंड. हाँ जी. सस्पेंस एंड क्लूज. द नैरेटिव अनफोल्ड्स थ्रू क्लूज, रेड हियरिंग्स एंड डिडक्शंस. नैरेटिव कैसे अनफोल्ड होता है कि केसेस चलते हैं या फिर हियरिंग्स होती हैं. ठीक है. लॉजिकल रेजोल्यूशन. द मिस्ट्री इज सोल्ड यूजिंग रीजन, ऑब्जर्वेशन एंड प्रोवाइडिंग क्लोजर. सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, साइड किक्स जैसे डॉक्टर वॉटसन हो गए. विक्टिम इनहेंसेस द स्टोरी. विक्टिम का आना ये सब जो है स्टोरी को इन्हेंस करता है. डिटेक्टिव फिक्शन विद जेनर फिक्शन. डिटेक्टिव फिक्शन follows genre fiction conventions but adds analytical reasoning as a key appeal. It balances entertainment, intellectual challenge, making it popular and during some genre. ठीक है. Conclusion आई होप आप कर लेंगे. 7वां क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है कि the time sequence of detective fiction are not always linear. Discuss with the reference to the sign of 4. The sign of 4 falls back on the racial stereotypes to building up the main plot. ठीक है. क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो साइन ऑफ द 4 है इसका प्लॉट साइन ऑफ द यानी कि रेशियल स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पे बिल्ड किया गया है. कितनी ये बात सच है? ठीक है. तो मेन बॉडी से शुरू करेंगे. हाँ जी. नॉन लीनियर टाइम सीक्वेंस. द स्टोरी डज नॉट फॉलो chronological order. The narrative includes flashbacks recounting past events such as Jonathan Small's story about the Agra
treasure. Sherlock Holmes often pieces together events from different times to solve the mystery. This non-linear structure creates suspense, keeps the reader engaged, and emphasizes the detective analytical progress. For example, the background of the treasure in India is revealed gradually, which adds depth and कम्प्लेक्सिटी टू द प्लॉट. देखो इसके अंदर क्या कह रहा है कि जो ट्रेजर ऑफ इंडिया है वो ऐसे ही पहली बार में नहीं बता दिया गया कि एक ट्रेजर ऑफ इंडिया था, वो आगरा के अंदर था, 4 लोग थे. नहीं, वो धीरे धीरे हमें पता चलता है कि आधी मूवी कंप्लीट होने के बाद पता चलता है कि ये जो बात हो रही है ट्रेजर ऑफ इंडिया के बारे में हो रही है. ठीक है, ट्रेजर ऑफ आगरा के बारे में हो रही है. यूज ऑफ रेशियल स्टीरियोटाइप्स. केनन डॉयल पोर्ट्रेज टोंगा, अ नेटिव फ्रॉम द अंडमान आइलैंड, एज अ सेविज एंड एक्सोटिक कैरेक्टर. द डिपिक्शन ऑफ नॉन यूरोपियन कैरेक्टर रिफ्लेक्ट्स द कॉलोनियल माइंडसेट. वो कॉलोनियल माइंडसेट क्या था, ब्रिटिश ईस्ट जो ब्रिटिशर्स हैं उनका क्या मानना था, और वो कैसे रेशियल स्टीरियोटाइप्स को एक्सप्लॉइट करते थे ताकि विक्टोरियन इंग्लैंड को बचा सके. द stereotype is used to heighten fear and mystery, making the criminals seem more menacing and the plot more thrilling. जो stereotype है वो किस लिए बिल्ड किया जाता है? ठीक है, अगर आप हॉरर मूवी देख रहे हो तो डर बढ़ाने के लिए किया जाता है. अगर आप कॉमेडी मूवी देखने के लिए कर रहे हो तो ह्यूमर बढ़ाने के लिए किया जाता है. ठीक है, तो वैसे ही ये डर बढ़ाने के लिए और मिस्ट्री बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि क्रिमिनल्स हैं वो और ज़्यादा मीनेसिंग लगे. मीनेसिंग का मतलब है बहुत ही ज़्यादा मीन, बहुत ही ज़्यादा डरावने, बहुत ही ज़्यादा बुरे लगे. ठीक है, हाउएवर इट ऑल्सो एक्सपोजेज बायस्ड सोशल एटीट्यूड्स ऑफ टाइम एंड द इन्फ्लुएंस द रीडर्स परसेप्शन ऑफ मोरालिटी एंड danger. Interaction of time and race in the plot development. The non-linear interaction combined the racial characters strengthened the suspense. ठीक है, तो रेशियल जो कैरेक्टर्स थे कि उस टाइम पे जो है कास्ट को, रेसिज्म को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था. ठीक है, उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा, आज भी आपको कुछ लोग करते मिल जाएंगे. ही इज़ ब्लैक, ही इज़ वाइट, ही इज़ पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, ही इज़ सिल्वर, पता नहीं क्या क्या. ठीक है, तो उस बेसिस पे लोगों को आज भी जज किया जाता है. ठीक है, पास्ट इनजस्टिस इज इन इंडिया, ग्रीड एंड बेट्रियल लेड टू अ प्रेजेंट क्राइम इन लंदन. जो पास्ट इनजस्टिस थे भारत के अंदर, ग्रीड और बेट्रियल से ये सब क्या हुआ, ये आज के टाइम का क्राइम है लंदन के अंदर. जो पास्ट में भारत में हो रहा था वो आज जो है वो लंदन में हो रहा है. दीज टेक्निक्स अलाउ कैनन डोयल टू इंटरवीव कॉलोनियल हिस्ट्री विद द डिटेक्टिव स्टोरी टेलिंग. ठीक है, हाँ जी, तो आगे है कंक्लूजन. द साइन ऑफ 4 यूजेस नॉन लीनियर टाइम सीक्वेंस टू मेंटेन सस्पेंस एंड रिवील क्रूशियल डिटेल्स ग्रेजुअली. ये जो साइन ऑफ 4 है ये जो है ये एक सीक्वेंस है सस्पेंस को मेंटेन करने के लिए और क्रूशियल डिटेल्स जो है ग्रेजुअली करता है. देखो एक चीज़ बताओ, एक मूवी है कब एंड होती है, जब हमें पता चलता है कि भाई अच्छा ये तो किलर है, इसको ये सज़ा मिली है और जिसके साथ जो विक्टिम था वो हंसी खुशी जो है वो रह रहा है. ऐसी तो फिल्म एंड होती है ना यूजुअली. ठीक है, कुछ फिल्म्स का जो अलग एक जेनर होता है उनकी एक अलग स्टोरी होती है. इट ऑल्सो रिलाइज ऑन रेशियल स्टीरियोटाइप्स. रेसिज्म को जो वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उनके बेसिस पे प्लॉट बनते थे टेंशन को बिल्ड करने के लिए, लोगों के अंदर इमोशंस बढ़ाने के लिए, एंड ड्रामेटाइज द क्रिमिनल प्लॉट. टुगेदर दीज फीचर्स मेक द नॉवल इंगेजिंग डिटेक्टिव स्टोरी while also reflecting the colonial context of Victorian England. Therefore, the novel demonstrates how time structure and social representation are used strategically in the detective fiction. तो अब मैं आपसे वो 3 क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, ठीक है, जिनके बेसिस पे आपको जो है फ्री नोट्स मिल सकते हैं. तो आपका पहला क्वेश्चन है, अपने बिना देखे बताना है. ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द राइटर ऑफ द नॉवल द साइन ऑफ 4. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज वो कौन से 4 लोग हैं जिनके बीच में आगरा का ट्रेजर जो है वो बटने वाला था. हु आर द 4 पीपल्स who decided to stole Agra treasure and divided between them. वो कौन सा पर्सन था. ठीक है, वो कौन से 4 लोग थे. एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ जोनाथन स्मॉल
इन कॉन्टेक्स्ट टू द नोवेल। नोवेल के कॉन्टेक्स्ट में जोनाथन स्मॉल का क्या रोल है ये आपने बताना है, ठीक है। हाँ जी, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा हो चुका था 7th हमारा क्वेश्चन, हाँ जी ये भी हो चुका था, ठीक है। 8th क्वेश्चन पे डू लेट मी गो इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग ऑफ एज नोवेल, डू यू एग्री, इलैबोरेट। अच्छा जी ये नहीं हुआ था। नेवर लेट मी गो इज़ अ मेडिटेशन ऑन ह्यूमन मोरालिटी, ठीक है। चलो मेन बॉडी से शुरू करते हैं। नेवर लेट मी गो एज अ कमिंग ऑफ एज नोवेल, द नोवेल ट्रेसेस इमोशनल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ कैथी, टॉमी एंड रूथ। ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है कि कैसे उन्होंने ओवर द टाइम उनकी सोच बदली। द कैरेक्टर्स एक्सपीरियंस फ्रेंडशिप। ये जो नेवर लेट मी गो है ये एक इमोशंस को लेकर पोएम है, ठीक है। तो ये फ्रेंडशिप, लव, जेलसी, राइवलरी ये सब दिखाती है, ठीक है। देयर टाइम्स एट हलीशाम शेप्स देयर वैल्यूज, सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया कैसी है। द ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ देयर पर्पस एज द क्लोन्स डेस्टिनेड फॉर द organ donation एंड ट्रेजिक डेप्थ टू द ट्रेडिशनल कमिंग ऑफ एज जर्नी। जो इनका जो एक क्लोन है, ये सब क्या है, क्लोन्स है, इन सबको अपनी अपनी ऑर्गन्स को देना पड़ेगा। ये जो एक ट्रैजिक डेप्थ है, ये जो उनका एक सच है, ये उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। उनको जो है एक ह्यूमैन मतलब कि उनको पता चल जाता है कि दुनिया कैसी होती है। नेवर लेट मी गो एज अ मेडिटेशन ऑफ मोरालिटी। द क्लोन्स आर क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ डोनेटिंग ऑर्गन्स, मेकिंग देयर लाइफ्स इनहेरेंटली फाइनाइट एंड प्रीडिटरमाइंड। देखो जिसका जो फ्री होता है उसकी ज़िंदगी आपको नहीं पता ना कल आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन इन लोगों को पता है। इनका एक एंड डिटरमाइंड है कि 10 साल के बाद इनसे इनकी ऑर्गन्स ले लेंगे और ये मर जाएंगे, ठीक है। द इशिगुरो एग्जामिन्स हाउ दे कम टू टर्म्स विद डेथ एंड लॉस, के उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ हम मरेंगे और हमसे ये सब ले लेंगे। हाँ, मोरालिटी शेप्स देयर रिलेशनशिप एंड चॉइसेस, कैसे कि उनको पता लगने वाला है कि उनके पास सिर्फ 10 साल है और उन 10 साल को वो कैसे जीते हैं। केथीज रिफ्लेक्शन ऑन हर पास्ट मेमोरीज हाईलाइट द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ एंड inevitability of death. The novel raises ethical, philosophical questions about what is meant to live meaningful life under the circumstances. Integration of both themes. The coming of age experiences the characters are deeply intertwined with their awareness of morality, growth, emotional learning, understanding of love and friendship are shadowed by the certainty of death, कि वो क्योंकि वो मरने वाले हैं। आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपको पता है आप कल मरने वाले हो, तो आप वो सभी चीज़ करोगे जो आप शायद नहीं कर पाए। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा रूड थे, आपने किसी के साथ कुछ गलत किया, तो आप पहले माफ़ी मांगोगे उनसे, क्योंकि आपको पता है कि क्या पता कल मौका मिले ना मिले, है ना। इशिगुरो नैरेटिव कंबाइंस पर्सनल डेवलपमेंट विद द एग्जिस्टेंशियल रिफ्लेक्शन, मेकिंग द स्टोरी बोथ इमोशनली मूविंग एंड फिलोसॉफिकली प्रोफाउंड, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, डिस्कस Ibn e Safi as a writer detective fiction with particularly reference to the House of Fear, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। द हाउस ऑफ फियर इज़ अ डिटेक्टिव नॉवल रिटन बाय दिस ऑन राइटर इज़ फेमस फॉर हिज थ्रिलर इरमान सीरीज कंबाइनिंग क्राइम, इन्वेस्टिगेशन, सस्पेंस एंड ह्यूमर। ये जो राइटर है आइबान ए साफ़ी, ये अपने थ्रिलर और इमरान सीरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। द नोवेल शोकेसेस यूनिक स्टाइल ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन ब्लेंडिंग मिस्ट्री विद द एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग। द टाइटल द हाउस ऑफ फियर इज़ अ सिग्निफिकेंट एज इट रिफ्लेक्ट्स बोथ द फिजिकल सेटिंग ऑफ द मिस्ट्री एंड द एटमोसफियर ऑफ। ये जो टाइटल है द हाउस ऑफ फियर, ये नाम सुन के ही आपको लगता होगी कि कोई डरावनी ही है, कोई तो डरावनी ही स्टोरी होगी। यहाँ से सस्पेंस भी बढ़ता है कि डर वाला घर, इसका मतलब तो यही निकलता है ना। इसका क्या मतलब हो सकता है, इसके पीछे क्या स्टोरी रही होगी। सस्पेंस भी क्रिएट करता है और डेंजर भी दिखाता है। फियर यानी कि डेंजर, ठीक है। तो writer of detective fiction. Ibn e Safi writing is characterized by fast-paced plots, clever twists and engaging suspense. इनकी जो है fast-paced plots होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक ही सीन को बहुत लंबा ड्रैग करते जा रहे हैं, नहीं, ये बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, ट्विस्टेड होते हैं और ये engaging भी रहते हैं, ठीक है. He creates
memorable detective characters, notably Ali Imran, who is humorous, intelligent, and unpredictable. The House of Fear, Imran investigates mysterious happenings in the supposedly haunted house. डरावने घर में क्या क्या illegal activities हो रही है वो देखते हैं. The novel combines लॉजिक ऑब्जर्वेशन. ये जो नॉवल है ये किस चीज़, लॉजिक पे है, मिस्ट्री पे है, ऑब्जर्वेशन पे है, इंटेलिजेंस पे है, कॉमिक रिलीफ. ठीक है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ग्रीड, क्राइम और जो है मेकिंग हिज स्टोरीज रिलेटेबल एंड एंटरटेनिंग. ठीक है. द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द हाउस ऑफ फियर. द हाउस ऑफ फियर रेफर्स टू द सेंट्रल लोकेशन वेयर द मिस्टीरियस क्राइम्स ओकर. ये हाउस ऑफ फियर एक ऐसी जगह है, एक घर है जिसके अंदर बहुत ही अजीब अजीब हरकतें होती हैं. इट सिम्बलाइजेज हिडन डेंजर, सीक्रेट्स एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ दैट क्रिएट्स टेंशन. ये ऐसी डेंजर्स को और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को दिखाता है जिनसे टेंशन रहती है. The title sets a mood of suspense, intrigue, preparing the reading for the thrilling investigation. ठीक है. It also metaphorically represents fear within the society, how fear can hide truth, manipulate people and challenge justice. जब आप डर के अंदर होते हो तो आप उसे जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो. ठीक है, तो यही वो चीज़ दिखा रहा है. द टाइटल इज़ एप्ट बिकॉज द हाउस इज़ नॉट जस्ट अ सेटिंग. ये कोई घर एक सिर्फ सेटिंग नहीं है बट अ की एलिमेंट ड्राइविंग द प्लॉट विद सस्पेंस. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिटेक्टिव फिक्शन. आइबान ए साफी bends human society, social commentary and thrilling plots, making his detective fiction unique. यहाँ से उनके कमेंट्री और थ्रिलिंग प्लॉट से वो कैसे जल्दी जल्दी बातों को ट्विस्ट करते हैं, यहाँ से उनकी जो फिक्शन है वो यूनिक होता है. हिज नॉवल इंक्लूडिंग हाउस ऑफ फियर emphasizes cruel detective work over brute force, appealing to readers who enjoy intellectual engagement. जिनको इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट की दिमाग लगाना बहुत पसंद है कि पहले से सोच के रखना कि ऐसा यहाँ पर क्या हुआ होगा. ठीक है. द टाइटल एंड द स्टोरी टुगेदर ensures emotional investment, suspense and thematic depth, hallmarks of good detective fiction. ठीक है. Conclusion. Writer is a master of Urdu detective fiction known for mystery, humor and suspense. The House of Fear exemplifies his style. यहाँ से उनका स्टाइल पता चलता है. Plot, character and setting of work together to create a gripping story. The title perfectly captures the mystery, tension and central location that defines the novel. Thus both Ayman E. Safi writing style and the significance of the title make the House of Fear for a classical detection novel suitable for the. हाँ जी, ये भी एक unnecessary है, इसे लिखने की आपने कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ. ये वाला ये नहीं लिखना है आपने, ये आप लोगों के लिए है. ओके. हाँ जी, चलो 10वें क्वेश्चन पर आते हैं. डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आदिल एंड द सोसाइटी ही बिलोंग्स टू इन द क्रिम्सन सिटी. आदिल के बारे में बताओ और वो क्रिम्सन सिटी में जिस सोसाइटी से आता है वो क्या है. क्रिटिकली एनालाइज क्रिम्सन सिटी एज द मर्डर मिस्ट्री. ठीक है. Crimson City is a historical crime novel by the Madhulika Liddell set in the 14th century Delhi during the reign of Muhammad bin Tughlaq. मोहम्मद 14th century में मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर जो दिल्ली थी, जब वो दिल्ली पे रूल करते थे, वो किस दिल्ली की उस टाइम पे क्या हालत थी. ठीक है, उन सबको रिप्रेजेंट किया जाता है. The novel combines historical detail in thrilling murder mystery, reflecting the political, social, moral climate of the medieval Delhi. Central to the story, Adil is a prominent character and the society he inhabits, which help in understanding the theme of the justice, corruption and truth. जिस सोसाइटी से आता है, जिन लोगों के साथ वो रहता है, वहाँ से हमें पता चलता है. आप एक इंसान की बैकग्राउंड से आप समझ जाते हो कि वो किस तरह का इंसान होगा. राइट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ आदिल. आदिल इज पोर्ट्रेड एज इंटेलिजेंट, ब्रेव एंड मोरली अपराइट, यानी कि जो अपने सिद्धांतों पर अच्छा रहता हो. ठीक है, जो अपने सिद्धांत को मानता है. ऑफन इन्वॉल्व्स इन इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स एंड सॉल्विंग मिस्ट्रीज. उसको क्राइम इन्वेस्टिगेट करना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उसको एक्साइटमेंट होती है और कहीं ना कहीं वो मानता है कि ये उसका एक जो है हक है कि उसे करना चाहिए देश के लिए. ठीक है, तो वो कहता है कि
क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगा और मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करेगा। ही डेमोन्स्ट्रेट्स लीडरशिप क्वालिटीज़, वो दिखाता है कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है एंड स्किल्स एक्टिंग एज अ की फिगर इन अनकवरिंग द ट्रूथ बिहाइंड द मर्डर्स के पीछे का सच पता करना। Adil's character reflects honesty, ethical responsibility, contrasting with the corruption in the prevail in the city. Through Adil, the author highlights the importance of personal integrity and courage in the morally complex society. इस complex society के अंदर जो है अथॉरिटी कैसे हाईलाइट्स किया जाता है और कैसे पर्सनल इंटेग्रिटी कि खुद की बात पर टिके रहना की क्या इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, हाँ जी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी डिपिक्टेड इन द क्रिम्सन सिटी इज हिरारिकल, पेट्रियार्कल एंड पॉलिटिकली अनस्टेबल। ये जो सिटी दिल्ली को उस टाइम पे रिप्रेजेंट किया गया है ये हिरारिकल है कि भाई देखो हिरारिकी का मतलब होता है कि जो सालों से एक प्रथा चली आ रही है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, ये हिरार्की है। पेट्रियार्कल यानी कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एंड पॉलिटिकली अनस्टेबल कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का अभी कोई अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया कि कैसे पावर जो उनके बीच में शिफ्ट होगी। पावर इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ नोबल एंड ऑफिशियल्स, अमीरों के पास पावर है वाइल कॉमन पीपल फेस इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, इनजस्टिस उनके साथ ट्रीट किया जाता है। ठीक है, हाँ जी। द सोसाइटी इज राइफ विद कॉन्स्पिरेसी, बेट्रियल एंड मोरल करप्शन विच क्रिएट्स एन एटमोसफियर कंडुसिव टू द क्राइम। ये जो सिटी है ये बेट्रियल, मोरल करप्शन के बीच में है कि ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर social norms, political structure influence both the criminal acts and the investigation processes, making the murder mystery more intricate. देखो मर्डर मिस्ट्री के दौरान जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके अंदर पॉलिटिकल पावर्स का क्या क्या इंटरफेरेंस है वो दिखाता है। ठीक है, Crimson City as the murder mystery. The novel follows the classic structure of the murder mystery with the crime investigation and revelation. Suspense is maintained through the intricate plotting and multiple suspects यानी कि एक से ज़्यादा गुनहगार है। Historical context add depth, realism to the mystery, making it more simple detective story. ये simple detective story क्यों है? क्योंकि realism दिखाया गया है कि असलियत वाले क्राइम सीन्स को कुछ लिया गया है कि असलियत में क्या हुआ था। ठीक है, आदिल्स इन्वेस्टिगेशन हाईलाइट द एनालिटिकल रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड द मोरल जजमेंट टिपिकल ऑफ द डिटेक्टिव फिक्शन। Interplay between the character and the society. Adil's actions are shaped by the societal norms, challenges, showing his environment affect the morality and the justice. The novel represents a critical perspective on the corruption, power, and human behavior, enhancing its value as both historical fiction and a murder mystery. Conclusion यहाँ से क्या आएगा? Crimson City effectively represents Adil as a virtuous and intelligent investigator and the society as morally and politically complex. It combines historical accuracy and suspenseful storytelling, making it compelling murder mystery. The novel reflects justice, morality, human behavior while keeping the reader engaged with these twists and suspense. Therefore, The Crimson City succeeds both as social commentary and a classic murder mystery suitable for हाँ जी ये भी फालतू पॉइंट है, इसको नहीं लिखना है आपने। ठीक है, हाँ जी इसको लिख के नहीं आना है, कहीं लिख दो सभी। तो देखो मर्डर मिस्ट्री जो है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाया गया है कि ये रियल लाइफ बेस्ड इवेंट्स के ऊपर भी है। ठीक है, तो उस दौरान जो क्राइम्स होते थे वो किस तरह के होते थे और कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता था, डिटेक्टिव्स किस प्रकार के होते थे, तो ये सब चीज़ें इस नॉवल के थ्रू समझाई गई हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, यहीं पे हमारा सब्जेक्ट ख़त्म भी होता है। 10 के 10 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो दोबारा नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छे से वीडियो को पूरा देख लो, समझ लो, और फिर एक बार स्टोरी ज़रूर पता होनी चाहिए कि ये जो 2 नॉवेल्स यहाँ पर मेंशन की गई है इन दोनों को अच्छे से आपने देखना है, उनकी स्टोरी को समझना है। ठीक है, कैरेक्टर्स के नाम ज़रूर याद रखना है, मेन कैरेक्टर्स के कि वहाँ पे कौन कौन डिटेक्टिव है और उन सब का क्या रोल है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। दैट्स इट फॉर टुडे।